बुलेटिन करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि पहली खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। ओपी राजभर का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने अपना आदमी हमारे सिंबल पर लड़ाया था, उसी इंसान ने हमारी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की। आगे उन्होंने कहा कि उस विधायक की हम सदस्यता खत्म करेंगे। इसको वोट मत देना, वहां भाजपा का सहयोग करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा, उनके दाहिने हाथ रहने वाले लोग, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने इशारा कर दिया कि जाओ तुम लोग काम करो, उधर चले गए सब। जब से हमने इतिहास को पढ़ा है कि भर जाति का राजपाट होली के दिन ही छीना गया है। जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे तो 165 अकेले भरे राजा थे। ये इतने मस्त हो गए होली के दिन, इनको पिला खिला करके इनका राजपाट छीन लिया गया। तो जब मैंने इतिहास को पढ़ा, चाहे वो गजेटियर हो, चाहे इन्हें अकबरी हो, चाहे भारतीय संविधान हो, चाहे जो भी इतिहासों मैंने पढ़ा, उस दिन से मैं होली नहीं मनाता। लोकतंत्र में राजा वो होता है, प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री, देश का राजा प्रधानमंत्री होता है। हम उस राजपाट की बात कर रहे हैं। ई कुल क्या मतलब है? हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ते हैं कि जिनको हिस्सा नहीं मिला 75 साल में, उनको हिस्सा कैसे मिले, उनको जगह। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग की है। गोलियां चलाकर मौके से बदमाश वहां से फरार हो गए। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जहां पर बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग की और इसके बाद गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली की पूरा मामला ये रोहिणी में आरपी ज्वेलर्स शोरूम का है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, जहां पर बदमाशों ने 3 राउंड की गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके बाद वहां से मौके से फरार हो गए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरा मामला क्या है अजीत? और देखिए शुभम, बताना चाहूंगा पूरा का पूरा मामला जो है राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। जो थाना है अमन विहार थाना इलाका लगता है, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और बीते बुधवार की देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास का मामला है। 8:30 से 9:15 बजे के बीच में रोहिणी सेक्टर 20 की एक मार्केट है। उस मार्केट में ज्वेलरी के शोरूम है। उस शोरूम पर कुछ हथियारबंद बदमाश आते हैं और दुकानदार से कुछ पाजेब खरीदने की मांग करते हैं। लेकिन क्योंकि दुकानदार जो है वो पाजेब जो बेचने का काम नहीं करता है, जब उससे सब हुआ तो लेकिन तब कुछ समझ पाता, तब तक जो बदमाश है वो उन्होंने बंदूक निकाली और दुकान पर 3 राउंड फायरिंग कर दी और गोली चला कर वहां से वो मौके से फरार हो गए। जिस तरीके से एक भरी मार्केट में सरेराह गोली चलाई गई, इससे पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि घटना सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम, क्राइम टीम, एफएसएल की टीम, तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए और फिलहाल जो पुलिस है तमाम अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पुलिस इसको लूट, आपसी रंजिश और ऐसे कई एंगल से जोड़ते हुए इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक भरी मार्केट में 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं कि जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दुकानदारों का कहना है कि जो बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे
उसमें से एक शख्स ने जेब से अपने पिस्तौल निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। गनीमत की बात यह रही क्योंकि जो दुकान पर शीशे लगे हुए थे, तो वो शीशे को तोड़ती हुई गोली वहीं पर रुक गई। नहीं तो कहा जा सकता कि कहीं ना कहीं इस गोली से कोई ना कोई घायल भी हो सकता था या कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और जो बदमाश है वो फायरिंग की घटना को अंजाम देकर वहीं से मौके से फरार हो गए। जी शिवम। अजीत, चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में ऐसे कोई कैसे आता है और इस तरीके से दिन दहाड़े आएगा और इस तरीके से घटना को अंजाम देगा, धुआंधार फायरिंग करेगा, वहां से चला जाएगा और अपने आप को 24 घंटे पेट्रोलिंग की दम भरने वाली दिल्ली पुलिस कहां है? क्या ये दिल्ली पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं खड़ा करता है? देखिए शुभम, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि वो राजधानी दिल्ली जहां पर तमाम वीआईपीज रहते हैं और ऐसे में उन पोश इलाकों में से एक रोहिणी का इलाका जहां पर गश्ते के नाम पर पुलिस लाख दावे करती है, लेकिन भरी मार्केट में बदमाश आते हैं और सरेराह गोली मारकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और शायद इसी का परिणाम रहा कि बीते बुधवार की इस घटना के बाद आज यानी गुरुवार को दोपहर के समय दुकानदारों ने वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकता का परिचय दिया और तमाम दुकानों को बंद करके पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई, जिसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस बल पहुंचे और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, इलाके में गश्त करने का जो आश्वासन दिया, जिसके बाद दुकानदार वहां से अपना जो विरोध प्रदर्शन वहां से हटे और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान जरूर खड़े कर रहा। जी अजीत, इस पूरी घटना में पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जांच पड़ताल शुरू हुई है? क्या कुछ कहना है इस पर दिल्ली पुलिस का? देखिए, पुलिस की तरफ से इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई गई है। जो सीसीटीवी है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पर एक शख्स है वो गोली चलाता हुआ दिख रहा है, हालांकि उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा है जिससे उसका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और फुटेज के आधार पर लगातार जो वो छानबीन की जा रही है, आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुकानदारों ने साफ तौर पर बताया कि ये जो शख्स आए थे, कुछ ऐसे ही लोग बीते शनिवार को भी आए थे, उन्होंने वहां पर रेकी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ खड़े बैठी हुई थी और कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नतीजतन जो है बुधवार को देर रात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस इस समय कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ इसमें खाली दिखाई दे रहे हैं। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां शंभू बॉर्डर पर मौजूद हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है किसानों पर। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर मौजूद हरियाणा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से। एक खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर शंभू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं उन पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और कार्रवाई के अंतर्गत किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये शंभू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और
अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं राकेश चोपड़ा। राकेश, ये जो सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से ये किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि जब से 13 फरवरी से लेकर जो किसानों ने अनाउंसमेंट की थी कि जो बॉर्डर्स के ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट करने की बात की थी, दिल्ली चलो कूच को लेकर ये जो कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर पिछले दिनों में काफी गहमागहमी देखी गई, जिसमें किसानों की तरफ से भी कार्रवाई की गई और हरियाणा प्रशासन की तरफ से भी जो कार्रवाई की गई। तो उसमें किसानों की तरफ से जो था पराली जलाकर उसमें मिर्ची डालकर जो कार्रवाई की गई, तो उसमें 10 से 12 जो थे पुलिस कांस्टेबल थे या अधिकारी थे, वो उसके बाद हॉस्पिटल भी एडमिट हुए। तो उसको लेकर किसानों की तस्वीरें भी जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी। और आपको बता दें कि अब जो हरियाणा प्रशासन है उनकी तरफ से जो अभी सख्ती करते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी किसान जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने नुकसान किया, प्रॉपर्टी का नुकसान किया, पुलिस की गाड़ियों का नुकसान किया, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई उनकी तरफ से की जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी हाई डेफिनेशन कैमरास के जरिए किसानों की पहचान की जा रही है, उनके घरों की पहचान की जा रही है, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो उसको लेकर जो है जो भी किसान बाहर जाना चाहते हैं उनका वीजा और पासपोर्ट को रद्द करने की तैयारी की जा रही। और दूसरी तरफ अगर बात करें इस मामले को, जैसे ही सोशल मीडिया पे आया तो पंजाब में किसानों की तरफ से और हरियाणा में किसानों की तरफ से इस चीज के लिए को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। जी राकेश, कार्रवाई तो की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के प्रति, लेकिन सवाल ये है कि किस नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है? क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बता दें कि जैसे हरियाणा प्रशासन ने पहले भी अपील की थी कि आप शांतिपूर्वक ढंग से आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन किसान थे कि जो अब बार बार पुलिस को उकसा रहे थे। तो दूसरी तरफ जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसको लेकर जो दोषी किसान हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करने की तैयारी की गई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी एक किसान था जिनकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, उसके बाद हरियाणा प्रशासन की तरफ से एनएसए लगाने की तैयारी की गई, उसके बाद फैसला वापस लिया गया। उसके बाद अभी जो ये फैसला अभी बीते 1-2 दिन में जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और उन्होंने प्रशासन ने बाइट देकर भी इसकी जानकारी दी है कि जो भी कसूरवार किसान है हाई डेफिनेशन के जरिए उनकी फोटो वीडियो के जरिए उनको पहचाना जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो बनती कार्रवाई है तो हम एम्बेसी के साथ बात करके चाहे किसी का वीजा लगाए चाहे उसका पासपोर्ट है उसको रद्द किया जाएगा और अब जो बनती कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को औरैया जिले के बिधूना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्निशमन का लोकार्पण किया। 2021 में शुरू हुआ काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने फायर सर्विस के कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि बदलने में यूपी पुलिस का अहम योगदान है। कानून व्यवस्था में सुधार के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास में भी यूपी पुलिस का योगदान रहा है। रिस्पांस टाइम को कम करते कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। मार्केट, कोई किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन
आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाई राइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। खबर महोबा से है, जहां ऑटो में बैठी सवारियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके बाद ऑटो में सवार एक मासूम के साथ 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है। तो वहीं हमीरपुर में राठ कोतवाली के सिपाही डेगराज पे चढ़ा वर्दी का रंग, जिससे वह अपने आप को कोतवाल समझने लगा। आपको बता दें कि सिपाही ने ग्रामीण की बाइक छीन कर मारपीट की और बाइक में तोड़फोड़ भी की। तभी ग्रामीणों ने सिपाही के खिलाफ राठ कोतवाली में लिखित तहरीर दी। पीड़िता की मांग है कि पूरे मामले की जांच करके सिपाही डेगराज पर कार्रवाई हो। मामला राठ कोतवाली इलाके के जगन्नाथ पैलेस रोड का बताया जा रहा है। छोटे भाई का पेपर दिलवाने आया था सम्मा शारदा में, तो यहाँ पे जगन्नाथ पैलेस के सामने पुलिस वाले वो डाका आया, मेरी गाड़ी चुरा ली और बोल रहे थे फर्जी उसमें तुझे जेल भेज दूंगा। और सारी गाड़ी दे, ऐसी वो गाली गलौज करने लगे, हाथापाई भी हुई, मेरी गाड़ी की चाबी छुड़ा ली, वो ले गए। एक गाड़ी डाका को दे दी, डाका ने वो गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी, मेरी गाड़ी थाने ले आई। किसने? सिपाही कौन था? देवराज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने निर्देशन में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने निर्देश पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। खबर हमीरपुर से है, जहां चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने होमगार्ड के घर चोरी करते समय परिवार पर हमला कर दिया था। वहीं 3 घरों में हुए चोरी में इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के महबूब नगर फरसोलियाना इलाके का बताया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां तालाब के किनारे संदिग्ध परिस्थिति में 9 साल की बच्ची का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मामला जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर बरवा गोरस्थान गांव का बताया जा रहा है।
खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रुपयों से भरा बैग के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से 16 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।